ये कहानी है एक ऐसे मास्टरमाइंड की जिसने इंडियन पॉलिटिक्स का पूरा गेम ही बदल कर रख दिया। एक ऐसा खिलाड़ी जो चुनाव नहीं बल्कि शतरंज की बाजियां खेलता है। ये कहानी है अमित शाह की। साल था 2014। बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को अपना प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट तो बना दिया, लेकिन उनके रास्ते में एक बहुत बड़ा पहाड़ जैसा चैलेंज था। नाम था उत्तर प्रदेश। देखिए, यूपी में बीजेपी पिछले 10 साल से सिर्फ स्ट्रगल कर रही थी। पिछले इलेक्शन में 80 में से मिली थी सिर्फ 10 सीटें। मतलब ये एक लगभग हारी हुई बाजी थी। और ठीक इसी पॉइंट पर एंट्री होती है अमित शाह की। उस वक्त सब यही मानते थे कि बीजेपी का यूपी जीतना इम्पॉसिबल है। ये समाजवादी पार्टी और बीएसपी का ऐसा मजबूत किला था जिसे तोड़ना नामुमकिन सा लगता था। और तो और बीजेपी की अपनी लोकल लीडरशिप भी काफी कमजोर और बिखरी हुई थी। लेकिन इस चैलेंज को और अमित शाह के तरीके को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा, उस पार्टनरशिप की शुरुआत में जिसने इंडियन पॉलिटिक्स को हमेशा के लिए बदल दिया। साल 1982 एक 18 साल का लड़का नरेंद्र मोदी से मिलता है और फिर अगले 15 साल तक अमित शाह कोई भी चुनाव नहीं लड़ते। वो पर्दे के पीछे रहकर काम करते हैं, एक लंबा गेम खेल रहे थे। और जब 2001 में मोदी गुजरात के सीएम बने तो शाह उनके सबसे भरोसेमंद सिपाही बने। देखिए, उन दोनों का इक्वेशन शुरू से ही एकदम क्लियर था। मोदी विजन थे, चेहरा थे, और शाह वो मशीन थे जो उस चेहरे को पावर तक पहुंचाएगी। एक का काम था सोचना, दूसरे का उसे जमीन पर उतारना। जब मोदी ने शाह को अपने गुजरात कैबिनेट में मिनिस्टर बनाया तो उन्हें एक या दो नहीं बल्कि पूरे 12 पोर्टफोलियो दिए। होम, लॉ, जेल, ट्रांसपोर्ट, मतलब 12 डिपार्टमेंट्स। वो रातों रात गुजरात के दूसरे सबसे पावरफुल आदमी बन गए थे। पावर के एकदम टॉप पर बैठे शाह के लिए सब कुछ परफेक्ट चल रहा था, लेकिन फिर कहानी में आता है एक जबरदस्त ट्विस्ट, उनका पतन। साल 2010 सीबीआई उन पर सोहराबुद्दीन शेख केस में किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन और मर्डर जैसे बेहद सीरियस चार्ज लगाती है। आरोप ये था कि अमित शाह के ऑर्डर्स पर ही पुलिस ने ये फेक एनकाउंटर किया था। अमित शाह को अरेस्ट करके साबरमती जेल भेज दिया गया। 3 महीने उन्होंने सलाखों के पीछे गुजारे। और जब उन्हें जमानत मिली तो कोर्ट ने एक शर्त रखी, उन्हें गुजरात से बाहर रहना होगा। सोचिए, गुजरात का दूसरा सबसे पावरफुल आदमी अब अपने ही घर से, अपने ही स्टेट से बाहर था। एक तड़ीपार। ऐसा लग रहा था मानो उनका पॉलिटिकल करियर खत्म हो गया। लेकिन अमित शाह ने इस तड़ीपारी को, इस सजा को एक मौके में बदल दिया। ये हार नहीं थी, ये एक जबरदस्त कमबैक की तैयारी थी। दिल्ली में बैठकर उन्होंने सिर्फ अपना नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी के प्राइम मिनिस्टर बनने का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया। तो जब उन्हें 2014 में यूपी का इंचार्ज बनाया गया तो उनकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्लियर और एकदम रूथलेस थी। पहला, जो वोटर्स कभी बीजेपी को वोट नहीं देंगे उन पर टाइम वेस्ट ही मत करो। दूसरा, सवर्णों और नॉन यादव ओबीसी को एक साथ लाओ। और तीसरा, मुस्लिम तुष्टीकरण का नैरेटिव फैलाओ। और नतीजा एकदम शॉकिंग था। बीजेपी और उसके साथियों ने 80 में से 73 सीटें जीत लीं। एसपी 5 पर और कांग्रेस सिर्फ 2 सीटों पर सिमट गई। अमित शाह ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया था। यूपी के जबरदस्त जीत के बाद अमित शाह को बनाया गया बीजेपी का नेशनल प्रेसिडेंट। अब शाह और मात का ये खेल नेशनल लेवल पर शुरू होने वाला था। प्रेसिडेंट बनते ही उन्होंने बीजेपी को एक इलेक्शन विनिंग मशीन में बदल दिया। जब उन्होंने चार्ज लिया था तब पार्टी के 3.5 करोड़ मेंबर्स थे। 5 साल बाद ये नंबर बढ़कर 18 करोड़ हो गया, यानी लगभग 6 गुना ज्यादा। लेकिन इतना बड़ा एक्सपेंशन, इतना पैसा आया कहां से? तो 2017 में मोदी सरकार एक नया सिस्टम लेकर आई, इलेक्टोरल बॉन्ड्स। इसका मतलब ये था कि कोई भी कंपनी या इंसान अपना नाम बताए बिना किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अनलिमिटेड पैसा डोनेट कर सकता था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल यानी गैर संवैधानिक बता दिया। लेकिन तब तक टोटल बॉन्ड्स का लगभग आधा पैसा यानी 48% अकेले बीजेपी को मिल चुका था। इस पर फंडिंग को लेकर बहुत बड़े सवाल भी उठे। 2019 में बीजेपी को ऐतिहासिक जीत दिलाने के बाद अमित शाह बने इंडिया के होम मिनिस्टर। सोचिए, मर्डर के आरोपी से लेकर देश के होम मिनिस्टर तक का सफर सिर्फ 9 सालों में। अब बारी थी अपनी लेगेसी बनाने की। होम मिनिस्टर बनते ही उन्होंने इंडिया की कुछ सबसे कंट्रोवर्शियल पॉलिसीज को लागू किया। कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाना, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी CAA लाना और NRC। इन फैसलों ने देश की पॉलिटिक्स को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। उनका वो फेमस बयान
आप क्रोनोलॉजी समझिए। सीए और एनआरसी के बीच के कनेक्शन का एक तरह से सिंबल बन गया। ये बयान दिखाता है कि उनके हर मूव के पीछे एक गहरी सोची समझी प्लानिंग थी। तो आखिर कौन है अमित शाह? एक पॉलिटिकल मास्टर जिसने अपनी पार्टी को उस बुलंदी पर पहुंचाया जहां वो पहले कभी नहीं थी, या फिर एक रूथलेस ऑपरेटर जिसने पावर हासिल करने के लिए हर नियम को तोड़ दिया? उनकी लेगेसी पर बहस तो हमेशा चलती रहेगी, लेकिन एक बात तो पक्की है, उन्होंने इंडियन पॉलिटिक्स का गेम हमेशा के लिए बदल दिया है।